मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। कल हमने संविधान सभा भारतीय संविधान सभा का अध्ययन किया था, जिसमें उसका तात्पर्य है। उसके अलावा हमने उदय एवं विकास का अध्ययन किया था और उदय विकास के साथ में कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा गठन से संबंधित यानी चुनाव से संबंधित और कौन कौन से चरण रहे और प्रमुख सदस्य कौन से थे। आज हम संविधान निर्माण की कहानी का अध्ययन करेंगे और संविधान निर्माण की कहानी में हम जैसे कि अध्ययन करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से सबसे पहले संविधान सभा में जो कार्य प्रारंभ हुआ, जैसे कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें वो चाहती थी कि संविधान सभा यथाशीघ्र संविधान का निर्माण का कार्य प्रारंभ करे। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की, जिससे संविधान सभा के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी थी। इस समिति ने संविधान सभा का कार्य संचालन की आवश्यक प्रक्रिया तय की। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें जैसे हम जो प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्र कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सदस्यों ने अपने परिचय पत्र पेश किए तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा का जो निर्माण था यानी संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित करना। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में कहा था कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आशंका व्यक्त की गई। उसमें यह भी कहा गया कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। 13 दिसंबर 1946 से लेकर 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किए गए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे उसके बाद में संविधान निर्माण के लिए अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया गया और उन समितियों में विशेष रूप से जैसे संघ संविधान समिति और दूसरी जो है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा जो है संघ शक्ति समिति, चौथा जो बनाया उन्होंने मूल अधिकार अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति और पांचवा जो बनाया प्रारूप समिति आदि। देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति का भी गठन किया। यानी संविधान सभा के कार्यालय की परामर्श शाखा ने 17 मार्च 1947 को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों, केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों के पास भेजी ताकि वे प्रस्तावित संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सके। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप के तैयार होने के पहले संविधान सभा के सचिवालय ने 3 जिल्दों में विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत एकत्रित कर उन्हें संविधान सभा के सदस्यों में वितरित कर दिए। संवैधानिक परामर्शदाता BN राव ने विश्व के विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इस समिति के अन्य सदस्य जो थे
उनमें जैसे कि एन गोपाला स्वामी अयंगर, ए के अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्र और डी पी खेतान। थोड़े समय बाद बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवन राव सदस्य बने। 1948 में जब डी पी खेतान की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर टी टी कृष्णाचार्य ने लिया। प्रारूप समिति का यह काम था कि संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया गया। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में संशोधन करने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों का विचार किया था तथा प्रारूप संविधान का एक पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित हुआ। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान का धारावार विचार प्रारंभ हुआ। 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा और 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इससे प्रथम वाचन कहा जाता है क्योंकि इस कालावधि में संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ। 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। संविधान का तृतीय वाचन जो 26 नवंबर 1949 तक चला, जबकि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। संविधान सभा के अंतिम दिन जैसे 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से प्रार्थना की कि वे एक एक करके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करें। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जनगण मन और वंदे मातरम के गायन के साथ सभा का संविधान सभा के रूप में समापन हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संपूर्ण संविधान जो निर्माण हुआ उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और लगभग इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान में 114 दिन तक चर्चा हुई। 395 अनुच्छेद बने, 8 अनुसूचियाँ बने। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिए गए, कुछ 26 जनवरी 1950 से लागू किए, जिसे ऐतिहासिक दिन के रूप में हम आज भी मनाते आ रहे हैं। इसके बाद में हम संविधान सभा की स्थिति, संगठन और कार्य कारण की में कतिपय आलोचनाएं टिप्पणियां भी हुई। हमारे संविधान सभा के जो पंडित नेहरू ने शब्द कहा था संविधान सभा के बारे में कि हमारी संविधान सभा एक अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य किरणों तक पहुंची थी। कई सदस्य तो कुछ समय पूर्व ही जेल से छूटे थे। यह कहा कि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों और आदर्शों को साकार करने वाले संविधान का निर्माण का अवसर दिया गया। फिर भी संविधान सभा के अनेक लोगों ने तार्किक आधार पर आलोचना की, जो इस प्रकार से है: क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संस्था माना जाए? इस संबंध में ये कहा जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि कार्य प्रारंभ किए जाने के तुरंत बाद ही संविधान सभा की स्थिति के संबंध में एक विवाद प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश संसद के एक विवाद में विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे दी। संविधान सभा के एक ही सदस्य M.R. जयकर ने भी विचार व्यक्त किया। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है और उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों प्रक्रिया दोनों की दृष्टि से मर्यादित है। उनके विचार का आधार यह था कि संविधान सभा कैबिनेट योजना के अधीन अस्तित्व में आई और ब्रिटिश संस्था की सत्ता के अधीन थी। वह कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित संविधान की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। सभा का आह्वान ब्रिटिश सम्राट के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। उस समय यह अपेक्षित था कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा की प्रभु सत्ता पर बल दिया। N.G. अयंगर ने सभा में 11 दिसंबर 1946 को पूर्ण प्रभु सत्ता के विचार को स्पष्ट करते हुए कहा, इस संविधान सभा का स्रोत यह नहीं है कि इसके निर्माता सम्राट की सरकार के 3 सदस्य थे, वरन यह है कि उनके प्रस्तावों को जनता ने स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को पुष्टि करते हुए कहा कि सरकारें राजकीय पुत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम
आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता, कोई दल या वर्ग नहीं, वर्ण समूची जनता चाहेगी, वहाँ तक हम ये करेंगे। इस विचार के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता प्रदर्शित करती है। यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश में से सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जबकि सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा ने यह भी सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुता की भावना से प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैधानिक दृष्टि से समाप्त हो गए और संविधान सभा पूर्ण स्वतंत्र हो गए। द्वितीय जो प्रश्न उठता है, क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी? यानी कि संप्रभुता साथ उसको प्रतिनिधित्मक पर भी आक्षेप लगाया गया था। कांग्रेस के समाजवादी वर्ग और कुछ दलों ने आपत्ति की गई संविधान सभा सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन होने के कारण उसे भारतीय जनता प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता। जयप्रकाश नारायण ने इस संबंध में कहा कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न जिसकी रूपरेखा नेहरू ने हमारे सामने रखी थी, इसलिए इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है। अतः इसके द्वारा हम उस स्वतंत्रता को पाने की आशा कदापि नहीं कर सकते जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। डॉक्टर श्री नारायण और उनके वर्ग द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वैक्स मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाए। यानी कि इस वैवाहिक दृष्टि से इसमें कोई बल नहीं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के संविधान संबंधी प्रस्तावों को किसी आदर्श के आधार पर नहीं वरन इस आधार पर अपनाया गया था कि तात्कालिक परिस्थितियां में संभवतः यह प्रस्ताव ही एकता को बनाए रख सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की प्राप्ति के पूर्व उसके तुरंत बाद भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक उत्पीड़न हो रहे थे। इन परिस्थितियों से में संविधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात होगी। द्वितीय, इस संबंध में ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो उसका स्वरूप कम अधिक रूप से हो सकता है। तृतीय, हम ये कह सकते हैं भारतीय राजनीति का सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस थे और कांग्रेस का प्रतिनिधि स्वरूप उस प्रत्येक संभव चेष्टा की गई। जैसे कांग्रेस के सभी जो नेता थे, जैसे पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि, राजा गोपालाचारी, वल्लभ पंत, गोविंद खेर, बाबूदास टंडन, M.K. मुंशी, इसके अलावा अन्य जो सदस्य थे उनको भी लिया गया था। जैसे अंबेडकर है, N.G. अयंगार के संथाना में M.R. जयकर, सचिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, डॉक्टर राधाकृष्णन K.T. M.C. मुखर्जी, इस प्रकार से लिया था। इसके अलावा नेपाली 1 सदस्य बंगाल से निर्वाचित हुए, सिख 5 सदस्य कैबिनेट योजना में दिए गए प्रतिनिधि से हुए, पारसी 3 सदस्य, ईसाई 7 सदस्य, एंग्लो भारतीय 3 सदस्य, पिछड़ी हुई जनजातियां 5 सदस्य, अनुसूचित जातियां 33 सदस्य, मुस्लिम 31। कैबिनेट योजना के अनुसार भारत में रह रहे क्षेत्रों में मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या के हिसाब से। इस प्रकार से विभाजन के बाद जबकि विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त संविधान सभा का गठन हो चुका था, आप को 235 में से 88 अर्थात 36% प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अनुसूचित जातियों के भी 33 सदस्य थे। यानी दलीय दृष्टि से भी संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती थी और जाति आधार पर भी और धर्म के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं। यानी इस संबंध में संतानम लिखता है कि जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व न हो। यानी इस संबंध में ग्रेन्यूल लास्ट लिखता है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था है। तीसरा जो प्रश्न उठता है, क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी? तो इस संबंध में मैं कह सकते हैं जिन व्यक्तियों को संविधान सभा के प्रतिनिधित्वात्मक संदेह व्यक्त किया था उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं था, तो संबंधित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार के जनमत संग्रह के बाद ही उसे पारित समझा जाता। उनके अनुसार क्योंकि संविधान को जनमत संग्रह के अंतर्गत जनता से अनुसमर्थित नहीं कराया गया, इसलिए यह कहा जा सकता है कि संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन इसकी आलोचना में भी कोई सार नहीं, क्योंकि वस्तु तक हम ये कह सकते हैं जनमत संग्रह नहीं कराया गया था। राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की व्यवस्था जिसमें 17 करोड़ से अधिक मतदाता हों अत्यधिक कष्ट और व्यय साध्य होती, और यह बात नितांत स्पष्ट है कि जनमत संग्रह कराया भी गया होता तो उसमें संविधान के स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या चौथा जो प्रश्न उठता है, क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था? आलोचक जो कहते हैं कि संविधान सभा में कृषकों और मजदूरों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।
एक कृषि प्रधान देश है, अधिकांश लोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ यह संविधान वकीलों द्वारा बनाया गया, यह विवाद बढ़ाएगा और वकीलों का स्वर्ग होगा और उन्हें लाभ पहुंचाएगा। किंतु यह आलोचना विचार नहीं, क्योंकि संविधान एक कानून होता है और उसके निर्माण में कानून के जानकार लोग ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामान्य मजदूर और किसान संवैधानिक कानून की सूक्ष्मताओं को आसानी से नहीं समझ पाते। यानी इस संबंध में प्रारूप समिति द्वारा जो किया गया उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के मुंशी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे। इनका सबका प्रशिक्षण विधि शासन और सामान्य विधि समय विषयक धारणा पर आधारित ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार हुआ था। यानी संरचना के प्रति उनका दृष्टिकोण नियमनिष्ठ, औपचारिक एवं उदारवादी था। इसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या संविधान सभा के निर्णय लेने की प्रक्रिया की श्रेष्ठ था। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन का विचार है, यानी प्रक्रिया की आलोचना करने के बजाय ग्रेनविल ऑस्टिन ने विचार को स्वीकार करना होगा कि भारतीय संविधान निर्माण में अत्यधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें 3 थे: सहमति से निर्णय, दूसरा था समायोजन का सिद्धांत, तीसरा था परिवर्तन के साथ चयन की कला। यानी इसमें सहमति में भारत के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का ज्ञान था कि महज कोई दस्तावेज नहीं बना रहे हैं वरन एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इनके अनुसार बहुमत निर्णय को नहीं वरन आम सहमति से निर्णय को अपनाया जाना चाहिए। सहमति के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विविध तरीके अपनाए गए, जैसे कांग्रेस विधानमंडल दल के बैठकों में संविधान के प्रत्येक धारा पर खुलकर वाद विवाद हुआ। इन बैठकों में डॉक्टर अम्बेडकर, केयंगर, आयंगर और जैसे को आमंत्रित किया गया। संविधान निर्माण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समितियों में विभिन्न समुदाय हितों और वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें निर्णय लेने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि संविधान सभा की समितियों की बैठक के अंतर्गत बहुमत की जीत के दूसरे स्थान पर एक दूसरे को समझाने बुझाने की प्रवृत्ति अपनाई गई। जिन सुझावों संशोधन को अस्वीकृत किया गया उन्हें अस्वीकृत करने के कारण बताए गए और कोई सदस्य ये अनुभव ना करेंगे यह सुझाव निराधार। एम बी पायलिन ने संदर्भ में लिखा, संविधान सभा में वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन मिला, आलोचना के प्रति सहनशीलता अपनाई गई, लंबे वाद विवाद के प्रति असंतोष नहीं दिखाया गया, अपने विचार दूसरों पर लादने एवं शीघ्रता से कार्य समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया। ये एक पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिस पर भारतीयों को लोगों को गर्व था। यानी इस संबंध में यह कह सकते हैं कि संविधान के संघीय और भाषीय प्रावधान तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यवस्थाएं रही। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि 3 तत्वों से सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेने की सहमति प्रदान की। ये थे संविधान सभा में एकता का वातावरण, आदर्शवादिता का वातावरण, राष्ट्रीय उद्देश्य की विद्यमानता। समायोजन के सिद्धांत के बारे में दो ऐसे तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करने से जिन्हें अब तक के परस्पर विरोधी समझा जाता था। वास्तव में भारतीय संविधान सभा निर्माण में सिद्धांतवादियों के स्थान पर व्यवहारिकता के दृष्टिकोण को अपनाया गया था। अनुकूलता को समायोजन के सिद्धांत के जैसे संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच, गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ राष्ट्रमंडल सदस्यता, केंद्रीय शासन और पंचायत राज व्यवस्था के बीच में समन्वय। तीसरा जो बताया है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, परिवर्तन के साथ चयन की कला। यानी कि इसके संबंध में कहा गया है कि सैद्धांतिक सिद्धांतों का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण 1947 में किसी मौलिक संविधान के निर्माण की बात सोचना संभव नहीं था। संविधान निर्माता अच्छे और व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे, अतः उन्होंने विदेशी संविधान की उन धारणाओं और व्यवस्थाओं को अपने संविधान में ग्रहण कर लिया जो उन देशों में सफल रही थी, भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस संबंध में विशेष बात यह है कि इससे विदेशी संविधानों में सोच विचार कर ग्रहण किया गया है और जो कुछ ग्रहण किया गया है उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया गया है। इस संविधान निर्माण की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया और भारतीय संविधान का गुण कहा जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में न केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण वरन निश्चित रूप से श्रेष्ठ प्रक्रिया को अपनाया गया है। हम इसके बाद में कल जो अध्ययन करेंगे आगे का, जिसमें हम उससे संबंधित ऑस्टिन के बाद में संविधान सभा का दृष्टिकोण कैसा रहा, यानी भावी राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो संविधान सभा का दृष्टिकोण था वो कैसा रहा, वो हम कल अध्ययन करेंगे। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।